अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ यानी कि जमात पंजम की माशरती उलूम का बाब नंबर पंजम जिसका उन्वान है जोग्राफ़िया, इसको हम हल करेंगे। सबक के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियों को भी हम हल करेंगे और आखिर में मशक के अंदर मौजूद भी तमाम सवालात को हम हल करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बाब नंबर 4 तक की तमाम वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप उनको जाके लाजमी चेकआउट करें। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबक नंबर 5 जोग्राफ़िया का जो बाब है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हमेशा की तरह सोचें और जवाब दें के उन्वान से 2 सवालात हैं। पहला सवाल है हमारे पास, नक्शा और ग्लोब में क्या फ़र्क है। तो सवालात जो है मैं आपको हमेशा की तरह जो मैंने लिख रखे हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास सवालात का सेट जिसका मैंने जवाबात जो है वो लिख रखे हैं। तो नक्शा और ग्लोब में क्या फ़र्क है। ज़मीन या इसके किसी हिस्से को कागज़ पर ज़ाहिर करने को नक्शा कहते हैं। यानी कि अगर हम पूरी ज़मीन का एक खाका या एक ड्राइंग जो है किसी कागज़ पर अगर हम बनाते हैं तो उसको हम नक्शा कहते हैं। और ग्लोब एक ऐसा नक्शा है जो एक गेंद की तरह गोल सतह पर बनाया जाता है जिस पर पूरी दुनिया को एक नज़र में देखा जा सकता है। तो नक्शा भी ज़मीन की ड्राइंग होती है और ग्लोब भी, लेकिन नक्शा जो है वो हम कागज़ पर बनाते हैं जो कि एक फ्लैट होता है, और ग्लोब जो है वो ऐसा नक्शा है जिसमें हम ज़मीन की जो ड्राइंग है वो एक फ़ुटबॉल या गोल से गेंद की शक्ल के ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाते हैं जिसका साइज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जिस पर पूरी दुनिया को एक नज़र में देखा जा सकता है। तो अगर इनकी रेफरेंस की बात करें तो जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अगर इस शक्ल में आपको कोई भी ज़मीन का जो है ड्राइंग या स्केच नज़र आए इसको हम नक्शा बोलेंगे, और अगर इस तरह के गोल गेंद के ऊपर हम ज़मीन का कोई स्केच बनाते हैं तो उसको हम ग्लोब बोलेंगे। ये पहले सवाल का जवाब है जिसको आप जो है नोट कर लें, वीडियो को रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है, नक्शे के अनासर तहरीर करें। अभी मैंने ये पेन पकड़ रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेन के अनासर कौन से हैं तो हम बोलेंगे एक इसका कैप है, एक ये हमारे पास एक ये ब्लॉकेट है, एक इसका रिफ़िल है, एक इसका ये पॉइंट है। तो ये सारे इस पेन के अनासर हैं जिनसे ये मिलकर बना है। तो जो नक्शा है उसके अंदर कौन से अनासर होते हैं, इसके अंदर 5 हमें जो है खाली बॉक्सेस थे। तो हम इन 5 में सबसे पहले हदूद लिखेंगे, सिमतें लिखेंगे, अलामती फ़हरिस्त लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे और पैमाना लिखेंगे। ये 5 चीज़ें क्या चीज़ हैं ये चैप्टर में आगे तफसील से बताई गई हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। तो नक्शे के अनासर 5 हैं, हदूद, सिमतें, अलामती फ़हरिस्त, उन्वान और पैमाना। तो इसको भी आप वीडियो को रोक कर लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब हम आगे चलेंगे। अगर रास्ते में हमें कोई सरगर्मी नज़र आई तो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, अगर वो रेलेवेंट हुई तो अदरवाइज़ हम जो है मशक की तरफ जाएंगे। तो हमें रास्ते में अभी तक कोई सवाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम बराह रास्त जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और मशक के अंदर हमारे पास पहला सवाल है, मेरे करने के काम। पहला सवाल है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो इसका पहला पार्ट है, खतूते अर्ज़ बिल्द किसे कहते हैं, ये तादाद में कितने हैं। तो इस सवाल को अपने गौर से समझना है क्योंकि ये जितना ही ये मुश्किल लफ्ज़ है उतना ही इसका आसान जवाब है। तो जवाब की तरफ हम चलते हैं। ये रहा इसका जवाब। तो आपने सबसे पहले जवाब को पढ़ना है, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। खतूते अर्ज़ बिल्द किसे कहते हैं। यहाँ से खतूत का मतलब लेटर या वो ख़त नहीं है जो हम एक दूसरे को लिखते हैं, यहाँ पे खतूत का मतलब जो है लाइनें हैं। तो खतूते अर्ज़ बिल्द वो फ़र्ज़ी खतूत यानी लकीरें हैं जो ग्लोब या नक्शे पर मशरिक़ से मगरब की तरफ खींची जाती हैं। इनकी तादाद 180 है। अभी आपको इस डेफिनेशन की जो है मफ़हूम समझ आ गया होगा, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको पूरी लाइफ जो है लाइफ लॉन्ग इसको आप याद रख सकें। तो
थोड़ा सा जो है मैं इसको सेट कर लूँ। अब ये हमारे पास ज़मीन का एक ग्लोब है और ये हमारे पास ज़मीन का नक्शा है। अभी आप नक्शे में देख सकते हैं मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जनूब। तो मशरिक़ से मगरिब की तरफ आपको ये लाइनें नज़र आ रही होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं ना, अगर हम इसकी तरफ आ जाएं तो हमारे पास जो ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, असल में ये जो खतूत है इसको कहते हैं लकीरें। लकीरें तो किसी भी आपको भी इधर भी लकीरें नज़र आ रही होंगी। एक तो इनकी वही किस्म है जो सीधी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, और दूसरी लकीरें वो हैं जो वर्टिकल हैं, अमूदी तौर पे लगाई गई हैं। अब ये जो अमूदी तौर पे लाइनें नज़र आ रही हैं ये टोटल होती हैं हमारे पास 360, और जो इस तरह की लाइनें हैं सीधी हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आपको ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इनकी तादाद होती है 180। तो वो कह रहा है खतूत अर्ज़ बिल्द वो फ़र्ज़ी खतूत यानी लकीरें हैं जो ग्लोब या नक्शे पर मशरिक़ से मगरिब की तरफ खींची जाती हैं, इनकी तादाद 180 है। तो ये मशरिक़ से लेकर मगरिब की तरफ हमने इधर पहली लाइन खींची, फिर दूसरी खींच दी, फिर तीसरी खींच दी, और टोटल हम 180 लाइनें खींचते हैं मशरिक़ से लेकर मगरिब की तरफ। तो इन लाइनों को हम कहते हैं खतूत अर्ज़ बिल्द। ये तादाद में कितने हैं? ये 180 हैं। तो आगे हमारे पास इसी से मिलता जुलता सवाल है, खतूत तौल बिल्द से क्या मुराद है, इनकी तादाद लिखें। तो जो हम ऊपर से ये नीचे की तरफ यानी कि शुमाल से जनूब की तरफ खींचते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इन लाइनों को हम खतूत तौल बिल्द कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ बनेगी खतूत तौल बिल्द वो फ़र्ज़ी खतूत यानी लकीरें हैं जो ग्लोब या नक्शे पर शुमाल से जनूब की तरफ खींची जाती हैं, इनकी तादाद 360 है। तो अभी आपको ये और ये टोटल 180 लाइनें जो कि खतूत अर्ज़ बिल्द कहलाती हैं, यही वाली। और ये जैसे खरबूजे की तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बनी हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। तो ये वाली जो लाइनें ये टोटल 360 होती हैं, और इन लाइनों को हम खतूत तौल बिल्द कहते हैं। तो इन ये जो लाइनें हैं ये ज़मीन के नक्शे पर इंसानों ने ख़ुद बनाई हैं, और ये फ़र्ज़ी लाइनें हैं, फ़र्ज़ी खतूत हैं। इनकी मदद से हमें लोकेशन का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये पाकिस्तान में जाना है ना, लाहौर में, तो ये मैं बोलूँगा कि खतूत अर्ज़ बिल्द में हम 30 डिग्री पर जाएंगे और ख़तूत तौल बिल्द में हम 45 डिग्री पर जाएंगे, तो ये मेरी लोकेशन आ जाएगी। तो इससे हम किसी भी इलाके की लोकेशन मालूम करते हैं। ये दोनों मिलते जुलते सवालात हैं, इनके जवाबात आप देख लें। ये हमारे पास खतूत अर्ज़ बिल्द का जवाब है, और ये हमारे पास खतूत तौल बिल्द का जवाब है। तो आप इनको वीडियो को रोक कर लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो जल्दी से हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो वो कह रहा है ख़त इस्तवा और ख़त निस्फ़ इनहार आज़म से क्या मुराद है। तो इसी ग्लोब को हम दोबारा खोलते हैं ताकि हमें इस सवाल की भी फुल कंसेप्ट के साथ समझ आ जाए। तो इसका सवाल का जो जवाब है ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। अब वो कह रहा है ख़त इस्तवा और ख़त निस्फ़ इनहार आज़म से क्या मुराद है। पहले हम देख लेते हैं ख़त इस्तवा। खतूत अर्ज़ बिल्द में सबसे बड़ा ख़त ख़त अर्ज़ बिल्द, इसे लकीर भी कहते हैं, जो सिफ़र दर्जे पर है, ख़त इस्तवा कहलाता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि ये जो सीधी लाइनें हैं जो कि हम मशरिक़ से मगरब की तरफ खींचते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़मीन की चौड़ाई कम है, यहाँ पे ज़मीन की चौड़ाई उससे ज़्यादा है, यहाँ पर सेंटर में जो ज़मीन की चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है, फिर कम, उससे कम, वो दोबारा कम। तो वो कह रहा है जो सबसे, और ये जो दरमियान में जो लाइन नुक्तों वाली आपको नज़र आ रही है ये ख़त इस्तवा कहलाती है। तो ये जो सारी लाइनें हैं जो सीधी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, इनको हम खतूत अर्ज़ बिल्द कहते हैं। तो खतूत अर्ज़ बिल्द में से जो सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बिल्द होता है वो ये दरमियान वाला होता है। ख़त का मतलब यहाँ पर लाइन है, लकीर है। तो जो सबसे बड़ी लकीर होती है वो दरमियान में होती है, इसी को हम ख़त इस्तवा कहते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका जो है डेफिनेशन है, खतूत अर्ज़ बिल्द में सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बिल्द जिसको हम लकीर कहते हैं, जो सिफ़र दर्जे पर है, ख़त इस्तवा कहलाता है। आगे हमारे पास ख़त निस्फ़ इनहार आज़म है। तो खतूत तौल बिल्द में सफ़र दर्जे का ख़त यानी कि लकीर ख़त निस्फ़ इनहार आज़म कहलाती है। अब ये जो ऊपर से नीचे की तरफ, शुमाल से जनूब की तरफ हमने लाइनें खींची हैं, तो इसके अंदर जो 0 डिग्री के ऊपर लाइन होगी, अभी आपको ये रेड कलर के नुक्ते में नज़र आ रही होगी। यहाँ पर अगर हम देखें ग्लोब के अंदर ये नक्शा है,
और ये ग्लोब है। तो इसमें ये जो मोटी सी काली लाइन है ये हमारे पास है ख़त इस्तवा, और ये लाल नुक़्तों वाली लाइन है ये हमारे पास ख़त निस्फ़ इन्हार आज़म है। और अगर हम ग्लोब के अंदर देखें तो ये नुक़्तों वाली लाइन ख़त इस्तवा है, और अगर हम ख़तूत तौल में देखें तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है नुक़्तों में, इस लाइन को हम जो है ख़त निस्फ़ इन्हार आज़म कहते हैं। चाहे ये वाली लाइन हो ये भी 0 डिग्री पर होती है, और चाहे ये वाली लाइन हो ये भी 0 डिग्री के ऊपर होती है। तो इन जो तारीफ़ें हैं इनको आप दोबारा एक नज़र से देख लें। ये जितनी मुश्किल हैं अगर आप इनको समझ लें तो ये उतनी ही आसान हैं। तो ख़त इस्तवा ख़तूत अर्ज़ बिल्द में सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बिल्द यानी कि लकीर जो 0 दर्जे पर है ख़त इस्तवा कहलाता है, और ख़तूत तौल बिल्द में 0 दर्जे का ख़त यानी कि लकीर ख़त निस्फ़ इन्हार आज़म कहलाता है। ये जवाब है, इसको आप वीडियो को रोक कर लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो मशक़ के अंदर अभी ये जो भी हमारे पास मुख्तसर जवाबात का सेक्शन था इसके अंदर 3 पार्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे हमारे पास आ गए हैं तफसीली जवाबात। थोड़ा सा मैं इनको नीचे कर लूँ। दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो वह कह रहा है मुसाहती और रास्ते के नक्शे में फ़र्क वाज़ेह करें। तो इधर मुझे जो है ये मैंने आपको बता दिया था कि ये किताब में कहाँ से सवालात आए हैं। इसी तरह अब मैं इन सवालात को भी आपको रेफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि सबक के अंदर इनके बारे में कहाँ पर बताया गया है। तो मसाहती और रास्ते के नक्शे का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि ज़मीन की ऐसी ड्राइंग या स्केच जो हम सफ़े के ऊपर बनाते हैं उसको नक्शा कहते हैं। अब ये जो नक्शा होता है ये मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है। जब आप इस सफ़े पर जाएँगे तो आपको पैमानों की इकसाम के बाद नक्शों की इकसाम बताई जाएंगी, और इन्हीं नक्शे की इकसाम के अंदर जो है हमारे पास मुसाहती नक्शा और रास्ते का नक्शा मिल जाएगा। तो उसने हमें बोला मुसाहती और रास्ते के नक्शे में फ़र्क बताएं। तो सबसे पहले मुसाहती नक्शा अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे, रास्ते का नक्शा जानना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे। अभी मैं इसको इधर ही ओपन करता हूँ और जवाब यहाँ पर थोड़ा सा टफ़ है तो मैं आपको आसान अल्फाज में इसको करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। मुसाहती नक्शा ये ऐसे नक्शे होते हैं जो किसी इलाके की कुदरती खसूसियात जैसे पहाड़, नदियाँ, वादियाँ और इंसानों की बनाई हुई साख्तों जैसे नहरें, आबादियाँ को गहराई और बुलंदी के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो अभी आपको ये साथ में तस्वीर नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास एक पहाड़ है, ये कुदरती है। इसके अलावा अगर इंसानों की बनी चीज़ें भी हों तो उनमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। पहाड़ है मसलन, तो पहाड़ की ये कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम किसी नक्शे में बना के ज़ाहिर करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये उस चीज़ का, जैसे कि ये पहाड़ का मुसाहती नक्शा है। दोबारा से सुन लें, मुसाहती नक्शा ये ऐसे नक्शे होते हैं जो किसी इलाके की कुदरती खसूसियात जैसे पहाड़, नदियाँ, वादियाँ और इंसानों की बनाई हुई साख्तों जैसे नहरें, आबादियाँ को गहराई और बुलंदी के साथ ज़ाहिर करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये सारी मिसालों की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, कुदरती खसूसियात मसलन पहाड़ वगैरह और इंसानों की बनाई हुई साख्तों मसलन नहरें वगैरह, ठीक है। आप तीनों भी लिख लें तो अच्छा है, चारों नाम एक भी लिख लें तो काफ़ी है। तो इसको हम कहते हैं मुसाहती नक्शा, जिसमें उसकी गहराई बताई जाती है और ऊंचाई बताई जाती है। आगे हमारे पास रास्ते का नक्शा, ये ऐसे नक्शे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कें, हाईवेज़, रेलवे लाइनें और गली कूचों के रास्ते दिखाते हैं ताकि मुसाफिर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो अभी हम किताब के ऊपर अगर देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये वहदत रोड लिखा हुआ है, ये इचरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है शालामार बाग लिखा हुआ है। तो अगर आपने शालामार बाग जाना है तो आप नक्शे की मदद से समझ सकते हैं कि हम पहले वहदत रोड से गुजरेंगे, फिर इचरा से, फिर समनाबाद से गुजरेंगे और ये फिर बादशाही मस्जिद आ जाएगी, और इस तरह हम इस सड़क से जो है शालामार बाग पहुँच सकते हैं। तो रास्ते के नक्शे बेसिकली हमें रास्ते की सिमतें बताते हैं। तो मुसाहती का नक्शा और रास्ते का नक्शा ये आप जो है किताब में यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी आसान तारीफ़ जो है मैंने कुछ इस तरह से लिख रखी है। मुसाहती नक्शे की तारीफ़ और ये रही रास्ते के नक्शे की तारीफ़। वीडियो रोककर आप इनको लिख लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको बाद में भी नोट कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने जो है रेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे पास मुसाहती और रास्ते के नक्शे में फ़र्क वाज़ा करें। इसके बाद अगला सवाल है, नक्शे पर पैमाना क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पैमाने की इक़साम के बारे में लिखें। अब ये पैमाना क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जो रेलेवेंट है वो सफ़ा नंबर मेरे पास, चूँकि बड़ी किताब है मैं आपको सफ़ा नंबर नहीं बताऊंगा, आप अपनी किताब पर जहाँ पे ये 3 तस्वीरें और पैमाने की इक़साम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पैमाने की इक़साम मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमने बताना है कि नक्शे पर पैमाना क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जवाब बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए अलहदा कर रखा है, लिख रखा है, हम उधर से पढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ये जो है याद हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास, आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बेहद आसान है। तो पहले तो हमने बताना है कि नक्शे पर पैमाना क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पेपर में अगला पार्ट नहीं आता, सिर्फ नक्शे पर पैमाना क्यों इस्तेमाल किया जाता है इतना ही सवाल आता है, तो आप ये जवाब लिख सकते हैं। ज़मीन का असल साइज़ बहुत बड़ा है जिसे इसी साइज़ में कागज़ पर दिखाना नामुमकिन है, इसलिए ज़मीन के हकीकी फ़ासलों को तनासुब के साथ छोटा करके नक्शे पर दिखाने के लिए पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 1 किलोमीटर फ़ासले को नक्शा पर 1 सेंटीमीटर के फ़ासले से ज़ाहिर किया जाता है। तो हम पैमाना क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़मीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब अगर मैंने पूरी ज़मीन का नक्शा बनाना है तो इतना बड़ा कागज़ मैं कहाँ से लाऊँगा, उसको मैं हैंडल कैसे करूँगा, उसको मैं प्रिंट कैसे करूँगा, तो ये जो है नामुमकिन है। तो हम क्या करते हैं, ज़मीन के हकीकी फ़ासलों को तनासब के साथ छोटा करके नक्शे पर दिखाने के लिए पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 1 किलोमीटर फ़ासले को नक्शा पर 1 सेंटीमीटर के फासले से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नक्शा है ना, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर जो है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि ये दरिया सतलुज है और यहाँ पर एक होटल है, ठीक है। अब ये जो होटल है ना, ये दरिया सतलुज से 1 किलोमीटर दूर है। अगर मैं 1 किलोमीटर दूर का ऐसे ही नक्शा तैयार करूं तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले एक किलोमीटर बड़ा कागज़ चाहिए जिसके ऊपर मैं नक्शा बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक नक्शा बनाकर उसके अंदर जहाँ जहाँ भी 1 किलोमीटर दो चीज़ों के दरमियान में फ़ासला होगा ना, तो उस 1 किलोमीटर को शो करने के लिए ना मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दूँगा। तो पैमाना बेसिकली हमारी इसी चीज़ सिलसिले में मदद करता है कि हम जो है ज़मीन के बड़े साइज़ को छोटे कागज़ पर बनाकर और एक तनासब बता देते हैं कि 1 किलोमीटर फ़ासला 1 सेंटीमीटर के फ़ासले के बराबर है वगैरह। ये होगी इसकी तारीफ़। अब वो कह रहा था कि पैमाने की इक़साम के बारे में लिखें। पैमाने की इक़साम ये किताब में भी लिखी हैं, ठीक है। ख़ती पैमाना, बयानिया पैमाना, कसर एतबारी पैमाना। अगर आप यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं। इनको आसान करके मैंने आपके लिए जो है रेडी किया है, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ख़ती पैमाना। ये पैमाना एक ऐसा ख़त, आपने याद रखना है सोशल स्टडी या माशरती उलूम में जब भी लफ्ज़ ख़त आए तो उसको आपने देख लेना है। इस ख़त का मतलब लकीर होगा, ये मैंने ब्रैकेट में बार बार लिखा है। तो ख़ती पैमाना, ये पैमाना एक ऐसा ख़त है जो ज़मीन पर फ़ासले और नक्शे पर फ़ासले के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर करता है। तो ये हमारे पास ख़ती पैमाने की तस्वीर भी है कि अगर हमने एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाना है तो हम ऊपर बता देंगे कि 0 से लेकर 10 मील का फ़ासला इन दोनों के दरमियान में। तो ये पैमाना एक ऐसा ख़त या लकीर है जो ज़मीन पर फ़ासले और नक्शे पर फ़ासले के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर करता है। आगे हमारे पास बयानिया पैमाना। इस पैमाने में अल्फाज के ज़रिए से फ़ासलों को ज़ाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लिखा था 0 से 10 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 इंच बराबर है 4 मील। तो हमने 0-10 लिखने की बजाय अल्फाज यानी कि इंच और मील का इस्तेमाल किया। तो बयानिया पैमाना, इस पैमाने में अल्फाज के ज़रिए से फ़ासलों को ज़ाहिर किया जाता है। आगे हमारे पास कसर एतबारी पैमाना। इस पैमाने में कसर का इस्तेमाल करते हुए फ़ासला ज़ाहिर किया जाता है। ये कसर क्या चीज़ है, आपने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, क्लास 3 में भी और क्लास 5 में भी। कसर का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कहते हैं जब हम किसी चीज़ को बटे की सूरत में लिखते हैं, ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हम किसी जो है वो पैमाने को कसर के इस्तेमाल करते हुए फ़ासला ज़ाहिर करते हैं तो उस पैमाने को हम कसर एतबारी पैमाना कहते हैं। तो मैं आपके साथ दोबारा आंसर को स्लोली शेयर कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये रहा हमारे पास नक्शे पर पैमाने को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना पार्ट पहले हिस्से का जवाब है और आगे पैमाने की इक़साम। तो ये आ गई हमारे पास पैमाने की 3 इक़साम, ख़ती पैमाना,
बयानिया पैमाना और कसर एतबारी पैमाना। तो उम्मीद है आपने जवाब देख लिया होगा। दोबारा से मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये मैं बिल्कुल स्लोली आपके साथ जो है स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो ये आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे पास। तो तफसीली सवालात जो थे वो हमारे पास 2 ही थे। इसके पार्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए नक्शों को गौर से देखें और इनके नीचे दी गई जगह पर इनके नाम तहरीर करें। तो आपने बताना है कि ये दोनों नक्शे किस चीज़ के हैं। अगर हम किताब में ही इसको ढूंढें तो हमें आसानी के साथ मिल जाएगा। ये वाली तस्वीर, आपको ये तस्वीर क्लियरली मैच हो रही है, तो इस तस्वीर के हम नीचे लिखेंगे मौसमियाती नक्शा। और अब हम ये वाली तस्वीर को भी ढूंढ लेते हैं कि ये वाली तस्वीर कहाँ पर है। तो ये वाली तस्वीर हमें यहाँ पे मिल गई और इस तस्वीर को कहते हैं सियाहती नक्शा। ये भी मैंने आपके लिए जवाब रेडी कर रखा है, तो इसको आप जो है नोट कर लें, ठीक है। जो पहले वाला है इसको हम बोलते हैं मौसमियाती नक्शा और जो दूसरे वाला है इसको हम बोलते हैं सियाहती नक्शा। तो ये मैंने थोड़ा जूम कर रखा है इसलिए तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं। तो इसको हम बोलेंगे मौसमियाती नक्शा, इसको हम बोलेंगे सियाहती नक्शा। उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा। आगे वो कह रहा है नक्शे के अनासर का इस्तेमाल करते हुए नक्शा मुकम्मल करें। अभी हमने क्या करना है, ये हमने एक सादा सा नक्शा में दिया गया है, तो इसमें हमने सबसे पहले निशानियाँ लगानी है दारुल हुकूमत। अब इसके अंदर दारुल हुकूमत कहाँ पर है, वहाँ पर हमने एक निशानी लगानी है। मेरा शहर, आप किस शहर में रहते हैं, आपने उसकी निशानी लगानी है। सूबाई हदूद, अब इसमें जहाँ जहाँ पे सूबे हैं, जैसे ऑरेंज कलर, ये पिंक कलर, ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये पर्पल कलर, तो ये सारे सूबे हैं। तो आपने इनकी हदूद बनानी है। फिर आपने मुल्क की हदूद बनानी है, ये हमारे मुल्क की हदूद है। फिर आपने बताना है इस नक्शे का उन्वान क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने पहले रेडी करनी है, फिर आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। तो इस तरह का सवाल जो है पैक्टा के बोर्ड इम्तिहानात में आ सकता है। तो इसको वैसे भी चूँकि जो SBA के पेपर होते हैं वो पैक्टा की तरफ से ही प्रिंट होकर आते हैं। तो ये मैंने आपके लिए जवाब रेडी कर रखा है। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इस किताब को सेट कर लूँ ताकि ये बंद ना हो, और अब हम अपने जवाब की तरफ चलते हैं। तो आपने गौर से, जैसे मैं आपको बताऊंगा, नोट करना है। पहला सवाल था, उसने हमें पूछा था कि आपने दारुल हुकूमत बताना है। तो पाकिस्तान के नक्शे में यहाँ पर इस्लामाबाद है जो कि दारुल हुकूमत है। हमने इसको ना स्क्वायर एक काले रंग के साथ डिब्बा सा बनाकर ये निशानी लगा देनी है और हमने बताना है ये हमारे पास इस्लामाबाद है जिसको दारुल हुकूमत कहते हैं। फिर वो कह रहा है अहम शहर, तो लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, हर सूबे में से हमने अहम शहर, अब जैसे ये हमारे पास सूबा सिंध है, इसमें अहम शहर कराची है। कराची को हमने नुक्ते के साथ ज़ाहिर कर दिया, हमने यहाँ पर भी नुक्ता बना दिया। ये हमारे पास बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में अहम शहर कोयटा है, इसको भी हमने नुक्ते के साथ ज़ाहिर कर दिया। फिर हमारे पास पंजाब के अंदर अहम शहर लाहौर है, लाहौर को भी हमने नुक्ते के साथ ज़ाहिर कर दिया। और इसके बाद कोयटा, ये, और फिर पेशावर, पेशावर हमारे पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, इसको भी हमने नुक्तों के साथ। तो हमने क्या चीज़ सीखी, ये जो है स्क्रीन थोड़ी हिल चुकी थी, मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ कि जो दारुल हुकूमत है वो हमने काले डिब्बे के साथ यानी कि स्क्वायर के साथ शो किया। और जो हमारे पास अहम शहर थे, जैसा कि हर सूबे के अंदर, जैसे कि पहले लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर हमारे पास पंजाब का अहम शहर है, तो जो दारुल हुकूमत था उसको हमने डिब्बे के साथ ज़ाहिर किया। और जो सूबों के दारुल हुकूमत थे, अहम शहर थे, उनको मैंने डॉट के साथ ज़ाहिर किया। तो ये लाहौर, ये कराची, ये कोयटा, ये पेशावर, चारों नाम आपने लिखने के बाद ये जो आपने अहम शहर के साथ एक अलामत बना रखी है डॉट की, ये डॉट आपने हर शहर के साथ लिख देना है। तीसरा उसने पूछा था सूबाई हदूद, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास सिंध था इसके मैंने किनारों पर नुक्ते नुक्ते लगा दिए, तो ये नुक्ते ज़ाहिर कर रहे हैं सूबाई हदूद को। इसी तरह ये सूबा पंजाब की सूबाई हदूद है, और ये हमारे पास जो बलूचिस्तान है ये उसकी सूबाई हदूद है, और ये हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की नुक्ते नुक्ते सूबाई हदूद है, ठीक है। इसी तरह ये सूबा पंजाब की सूबाई हदूद है। अब मुल्की हदूद, जो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल बाउंड्री है, ये मैंने मोटी सी बोल्ड लाइन लगाई है काले रंग की, तो ये हमारे पास हो जाएगी मुल्की हदूद। अब उसने कुछ सवालात पूछे थे, इन सवालात के जवाब हम देख लेते हैं। पहला सवाल था कि पाकिस्तान के शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब में कौन से ममालिक और समुंदर वाक़या हैं, तो इसका जवाब देख लेते हैं।
शमाल में चीन, मशरिक़ में भारत, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान और जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। अब उसने पूछा था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़या है, नक्शे पर डब्बे की अलामत इस्तेमाल करते हुए बताएं। तो ये जो हमने ऊपर डब्बे की अलामत बनाई थी, हमने ये किताब में जो हदायत थी उस पर अमल किया। तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़या है, नक्शे पर डब्बे की अलामत इस्तेमाल करते हुए बनाएं। जवाब, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जो नक्शे पर डिब्बे अलामत से ज़ाहिर किया गया है। तो ये हमने इस्लामाबाद को डब्बे की अलामत से ज़ाहिर कर दिया। अब वो कह रहा है अपने शहर को डॉट की मदद से ज़ाहिर करें। तो अभी हम लिखेंगे अपने शहर को, तो नक्शे पर अहम सूबाई शहर लाहौर, कराची वगैरह को डॉट से ज़ाहिर किया गया है। चूँकि जो आप जिस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने हर सूबे का एक एक शहर ज़ाहिर कर दिया है। अब जो है आप लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, कोई भी जो शहर हो जाए उनमें से कोई एक शहर लिख के तो आगे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नक्शे पर अहम सूबाई शहर, मिसाल के तौर पर लाहौर को डॉट से ज़ाहिर किया गया है। नक्शे पर अहम सूबाई शहर मसलन कराची को डॉट से ज़ाहिर किया गया है। तो अगला सवाल है सूबाई हदूद को डॉट लाइनों की मदद से ज़ाहिर करें। तो हमने वो जो था सूबाई हदूद को डॉट लाइनों से ज़ाहिर करें, तो ये हमने डॉट लाइनों के साथ ज़ाहिर कर दिया है। आखिरी सवाल है हमारे पास अलामती फ़हरिस्त मुकम्मल करें। तो हर जो ये अलामती फ़हरिस्त थी, अगर आप किताब में देख सकते हैं, ये यहाँ पे खाली थी, तो इसको हमने फ़िल कर दिया है। तो ये हमारे पास सारे सवालात के जवाबात हो गए। अभी मैं आपको जो है ये मुकम्मल तस्वीर दिखाता हूँ। ये रही तस्वीर। आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह से समझें, सीखें और फिर आप इसको अपनी किताब के ऊपर फिल कर लें। बेहद आसान है। तो आगे हम चलते हैं। दी हुई तस्वीर में अहम खतूत अर्ज़ बिल्द के नाम तहरीर करें। सबसे पहले ये सवाल कहाँ से पूछा गया है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिछला सवाल था, यहाँ पे कोई नुक्तों वाली लाइनें मौजूद नहीं थी। तो जब हमने ये IV पार्ट को किया तो हमने हर सूबे की हदूद को नुक्तों वाली लाइन से ज़ाहिर कर दिया। तो अगला सवाल जो है ये हमारे पास बेसिकली पूछा गया है, ये पिछले सफ़े से अहम खतूत अर्ज़ बिल्द। तो अर्ज़ बिल्द जो होते हैं, एक तोल बिल्द होते हैं, तोल बिल्द होते हैं जो ऐसे बिल्कुल खरबूजे की तरह से आते हैं सेंटर में, और फिर ऐसे और फिर ऐसे अमूदी या वर्टिकल। अर्ज़ बिल्द खतूत का मतलब यहाँ पे लाइनें हैं, लाइनें ऐसी जो हम सीधी लगाते हैं, ठीक है। सेंटर के अंदर सबसे बड़ी लाइन होती है जिसको सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बिल्द कहते हैं, इसको ख़त इस्तवा भी कहते हैं। तो अभी हमने बेसिकली 1, 2 और 3 ये तीनों लाइनों के हमने नाम बताने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये वाली लाइन को ख़त सरतान कहते हैं। जो सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बिल्द है उसको हम ख़त इस्तवा कहते हैं, और जो ये नीचे है इसको हम ख़त जद्दी कहते हैं। अगर आपको ये समझ ना आए तो ये आपने अपनी किताब से भी तीनों नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 था। आगे हम चलते हैं। हमारे करने के काम ग्लोब पर खतूत अर्ज़ बिल्द और खतूत तोल बिल्द की मदद से बताएं कि पाकिस्तान कहाँ वाक़या है। तो बेसिकली जो भी आपने तारीफ़ की थी, ये जो सीखी थी आपने कि खतूत अर्ज़ बिल्द से क्या मुराद है, खतूत तोल बिल्द से क्या मुराद है, तो मैंने आपको बताया था कि खतूत अर्ज़ बिल्द हों या खतूत तोल बिल्द, इनसे हम नक्शे पर किसी मुकाम को ढूंढने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो भी आपकी छोटी क्लास है, आपको थोड़ा जो है बेसिक नॉलेज ही दिया जाएगा। तो अभी हम अपना जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। इसका जवाब मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो ये बेसिकली पिछला सवाल है, इसको भी आप देख लें, ठीक है, जो कि मैंने आपको किताब से ही दिखा दिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रीन के पास ले जाता हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये जाली जो सफ़ेद लाइनें हैं ये हमारे पास खतूत अर्ज़ बिल्द हैं, और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं हमारे पास खतूत तोल बिल्द हैं। तो ये मैं आपको फ़ोकस कर रहा हूँ। आप इस तस्वीर को इसी तरह से जो है अपने पास लिख लेंगे। उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ गई होंगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये पाकिस्तान का नक्शा जो है हमने बता दिया पूरी दुनिया में ये यहाँ पर है। तो अगला सवाल है हमारे पास टाइम जोन के नक्शे पर कोई से 3 ममालिक का वक़्त ग्रीनिच के मुकाम से मालूम करें। इसका भी जवाब मैंने रेडी कर रखा है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमें।
तो हमने इसके अंदर पाकिस्तान, जापान और ब्राज़ील का जो टाइम है वो मालूम किया है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर देख लें। ठीक है, जैसे ये पाकिस्तान का टाइम है, ठीक है, जिसके अंदर 5 घंटे हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जापान का टाइम है और फिर ये हमारे पास ब्राज़ील का टाइम है। ये हमने नक्शे पे बता दिया, जापान यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है और ब्राज़ील यहाँ पर है, और ये हमने इनके तीनों के टाइम। तो अभी मैं आपको फोकस करता हूँ, आप इस तस्वीर को देख लें। तो ये हमारे पास सरगर्मी नंबर 2 थी हमारे करने के काम। तो जैसे ही हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास जो चैप्टर बाब पंजम है, चैप्टर 5 है, उसका एक अगला हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे डिस्कस। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।